हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि हम अपने सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम क्या करने वाले हैं, बाकी के सेक्शंस को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा है इसमें सेक्शन डी। इसमें क्या करने हैं हमें, लॉन्ग आंसर्स क्या करने हैं हमें, क्वेश्चन बेस है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हमें क्या करने हैं, इसमें सॉल्व करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ ऑन द लोकल इन्वायरमेंट एंड द हेल्थ ऑफ द सराउंडिंग कम्युनिटीज़। यानी कि हम ये बोल रहा है कि क्या करने हैं हमें, जो इम्पैक्ट होता है, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ जो भी होती हैं, तो उनका क्या इम्पैक्ट होता है, उसका क्या असर होता है हमारे लोकल इन्वायरमेंट पर, क्या उसका असर होता है, और हेल्थ सराउंडिंग यानी कि वहाँ के जो सराउंडिंग के जो कम्युनिटीज़ होते हैं, तो उनके हेल्थ पर क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट होता है, हम लोग क्या करने वाले, इस चीज़ों को देखने वाले। तो जो सबसे पहला जो हम लोग क्या करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, तो कहीं भी जब माइनिंग का वर्क होता है, तो माइनिंग के वर्क में क्या होते हैं, तो बेसिकली इन्वॉल्व होती है क्या सारी, तो माइनिंग वर्क अपने आप में क्या होता है, बहुत डेंजरस वर्क होता है। कैसा होता है, तो माइनिंग वर्क अपने आप में क्या होता है, एक डेंजरस वर्क होता है, क्योंकि जब माइनिंग्स वगैरह हम लोग काम करते हैं, तो बेसिकली से फ्यूम्स वगैरह जो निकलते हैं, यानी कि जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो माइनिंग वर्क से निकलते हैं, वो बेसिकली कैसे होते हैं, तो वो हार्मफुल होते हैं। कैसे होंगे वो, तो वो कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। जो बेसिकली अगर हम लोग क्या करते हैं, उस एयर में क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, यानी ब्रीथ करते हैं, तो बहुत सारी हमें क्या हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकती हैं। तो बेसिकली यानी कि पल्मोनरी डिजीज़ हो सकती हैं, पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह हमें क्या हो सकते हैं। तो वर्कर्स के लिए क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट ही हम लोग क्या देखेंगे, जो माइनिंग होते हैं, जब भी क्या होती है, जब हम लोग माइनिंग का वर्क करते हैं, तो माइनिंग का जो रूफ होता है, यानी कि जो माइंस का जो रूफ होता है, वो भी क्या होते हैं, तो माइनिंग के रूफ भी क्या होते हैं, हमारे कोलैप्स होने के क्या होते हैं, काफ़ी हाई क्या होते हैं, आपके चांसेस होते हैं। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं लोकल इन्वायरमेंट पे, तो लोकल इन्वायरमेंट में क्या होती है, उस सराउंडिंग को क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वहाँ के एयर क्या होते हैं, माइनिंग के वर्क से पॉल्यूट होते हैं। उस सडन एरिया में जो हमारे क्या होते हैं, फ्लोरा होते हैं, क्या होते हैं हमारे, फ्लोरा एंड फौना होते हैं, यानी कि जो प्लांट्स और एनिमल्स के जो स्पेसीज होते हैं, जो हैबिटेट्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इफेक्ट होते हैं, है ना। सॉइल वगैरह क्या होती है, जो उस जगह की जो क्या होती है, हमारी सॉइल होती है, वो सॉइल भी क्या होती है, कम्प्लीटली क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, जिस कारण से क्या होता है, सॉइल एरोजन का क्या होता है, सॉइल एरोजन का क्या होता है, काफ़ी हाई चांसेस क्या होता है, हमारा बढ़ जाता है। सॉइल एरोजन का चांसेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमने बेसिकली देखा कि जो माइनिंग के जो वर्क होते हैं कैसे होते हैं, काफ़ी डेंजरस वर्क होते हैं। जो माइनिंग के वर्क होते हैं, जब उसमें काम करते हैं, फ्यूम्स वगैरह निकलते हैं, हार्मफुल क्या निकलते हैं, सब्सटेंस निकलते हैं, डस्ट वगैरह निकलते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और अगर वहाँ के वर्कर्स बेसिकली क्या करते हैं, उसको इनहेल करते हैं, तो उनको बहुत सारी डिजीज़ वगैरह क्या हो सकती है, पल्मोनरी डिजीज़ वगैरह, सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा क्या हो सकती हैं, अगर वो उस एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। तो साथ ही साथ क्या होता है, जो माइनिंग के रूप्स होते हैं, उनके कोलैप्स होने के भी चांसेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा माइनिंग वर्क में रहते हैं। अगर हम वही बात करते हैं बेसिकली लोकल इन्वायरमेंट पे, तो बेसिकली लोकल इन्वायरमेंट में क्या होता है, जो वहाँ के जो पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन को क्या करता है, वो क्रिएट करते हैं कि जिस जगह पर क्या होती है, हमारी माइनिंग होती है, माइनिंग का वर्क होता है, कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि उसके सराउंडिंग में एरिया कहीं ना कहीं क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं, पॉल्यूशन होने को देखने को हमें मिलती है। साथ ही साथ क्या होते हैं, फ्लोरा होते हैं, यानी जो प्लांट्स बेसिकली प्लांट्स के जो इसमें हैबिटेट्स वगैरह इसके हम लोग बात करते हैं। साथ ही फौना में जो एनिमल्स वगैरह होते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों से इफेक्ट होते हैं। तो ये बेसिकली क्या था हमारा, तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो बेसिकली हमने देखा कि लोकल इन्वायरमेंट पे एंड वहाँ की जो सराउंडिंग कम्युनिटीज़ के हेल्थ पे क्या होता है, इन चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ना। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। और में हमारे क्या है ना, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे हैं, क्या है हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हमारे हैं, क्या है बेस्ट ऑप्शन है किन चीज़ों के, तो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करने के, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऑप्शंस में कंजर्व करने के। तो हमें क्या करने, इस स्टेटमेंट को क्या करने हैं हमें, तो सब्सटेंट करने हैं किसके साथ में, एग्जाम्पल के साथ में। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं, तो बेसिकली क्या होते हैं हमारे, तो जो हमारे क्या होते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस होते हैं, क्या होते हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल जो हमारे क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। तो ये बेसिकली कैसे होते हैं, तो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग
रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमको इनको? तो इनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी क्या होते हैं बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, तो जब नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉन कॉन्वेंशनल रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी क्या करते हैं बोलते हैं, है ना। तो इसमें अगर हम लोग बेसिकली देखेंगे तो इस एग्जांपल अगर हम देख लेते हैं, किसके एग्जांपल, तो नॉन कॉन्वेंशनल और रिन्यूएबल रिसोर्स के अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो इसमें हम किसका एग्जांपल लेते हैं, तो हमारे सोलर एनर्जी इसमें आते हैं, है ना। सोलर एनर्जी हमारे आएंगे, विंड एनर्जी हमारे आते हैं, है ना। विंड एनर्जी हमारे आएंगे, जियो थर्मल एनर्जी आएंगे, जियो थर्मल एनर्जी, है ना। तो ये क्या बेसिकली हमारे हैं, तो ये बेसिकली हमारे क्या है, नॉन कॉन्वेंशनल या फिर रिन्यूएबल रिसोर्सेज के क्या है हमारे एग्जाम्पल है। अभी एग्जाम्पल में बेसिक जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये बेसिकली कभी भी क्या होते हैं, ख़त्म नहीं होने वाले होते हैं। इनको हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चेंज करके इनको हम हमेशा क्या करते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल समझते हैं सोलर एनर्जी का, तो सोलर एनर्जी का जो सन से हमें जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी क्या होने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। यानी कि इनका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, तो जब हम लोग इनका यूज़ ऑप्टिमाइज जब हम लोग का यूज़ करते हैं, ऑप्टिमल जब हम उनका क्या करते हैं यूज़ करते हैं, तो इनके यूज़ से क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं इनके यूज़ से क्या होता है, कोई भी वेस्ट जनरेट नहीं होता है। यानी कि जो वेस्ट जनरेशन का जो बात होता है, यानी कि जब इनको हम लोग क्या करते हैं, नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो वेस्ट मटेरियल हमें ना के बराबर क्या होता है देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ एडवांटेज में हमें क्या मिलते हैं, तो इससे क्या होता है हमारा, तो इससे हम लोग देखते हैं कि पॉल्यूशन भी क्या होते हैं हमारे जनरेट नहीं होते। इससे हमारे पॉल्यूशन भी क्या होते हैं पॉल्यूशन जनरेट भी क्या होते हैं इनसे नहीं होते, है ना। तो बेसिकली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम लोग क्या देखते हैं, तो अगर हम लोग का यूज़ ऑप्टिमल यूज़ का यूज़ करते हैं तो ये बेसिकली इससे कोई भी वेस्टेज क्या होते हैं हमें जनरेट नहीं देखने को मिलते हैं। एंड साथ ही साथ क्या करते हैं, ये पॉल्यूशन वगैरह को भी जनरेट नहीं करते हैं, है ना। ये बेसिकली क्या करते हैं, पॉल्यूशन वगैरह को भी जनरेट नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये कैसे होते हैं हमारे, तो ये बेसिकली हमारे क्या होते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। कैसे होते हैं हमारे, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ना। ये बेसिकली क्या हो जाएंगे हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, ये बेसिकली नॉन कन्वेंशनल ये हमारे क्या होते हैं, कंजर्व करने के क्या है हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके हैं हमारे, कि इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते हैं ना। तो अलग अलग बेसिस पे हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली सबसे पहला हमने देखा कि जो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो उनको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हमने एग्जाम्पल में देखा कि इसमें सोलर एनर्जी हमारे आते हैं ना, विंड एनर्जी हमारे हो गए, है ना। तो इन तरह की चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, हमारे वेस्ट जनरेट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। एंड साथ ही साथ क्या होते हैं, पॉल्यूशन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इनसे पॉल्यूशन भी जनरेट नहीं होती है। अगर हम एग्जांपल लें नेचुरल गैसेस की, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं नेचुरल गैसेस का, है ना, तो अगर हम एग्जांपल लें नेचुरल गैसेस का, जिसमें हम लोग देखते हैं हमारे CNG वगैरह का जो हम लोग यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, जो हम लोग CNG यानी कि कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग को देखने को ये मिलता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट होता है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, न के बराबर हमें देखने को मिलता है। जिससे कहीं ना कहीं हम ये समझ पाते हैं कि ये बेसिकली क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं एंड इनसे पॉल्यूशन भी क्या होती है, जनरेट नहीं होती है। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, How would you evaluate Napoleon as an administrator who created a more rational and efficient system? Elucidate with suitable एग्जाम्पल। यानी कि इसमें हमें क्या करने हैं, तो इसमें हमें बताने हैं कि इसमें क्या कर दिया, जो नेपोलियन था हमारा, तो नेपोलियन एक एडमिनिस्ट्रेटर था, है ना। उसने क्या किया था, एक अच्छा वो एडमिनिस्ट्रेटर था। तो उसके एफिशिएंट सिस्टम को क्या करने हमें बताने हैं एंड कुछ हमें क्या करने हैं, एग्जाम्पल वगैरह भी लेने हैं। इसमें हमने क्या करने हैं, तो इसके अंदर हमें कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी लेने हैं। तो इसमें तो बेसिकली हमें क्या बोला, नेपोलियन सिविल कोड के बारे में बताया। क्या बताया है, नेपोलियन सिविल
कोड के बारे में क्या करना है, हमें बताना। इसमें हम एग्जैक्टली क्या बताना है, तो नेपोलियन सिविल कोड के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जो नेपोलियन सिविल कोड ने क्या किया था, जो अपने कोड को उन्होंने लाया था, तो उसके बारे में हमें क्या बोलने हैं, तो उसी के बारे में हमें क्या करने हैं, बताने हैं। नेपोलियन सिविल कोड आया कब था ये आपका, तो 1804 के अंदर हमारा क्या हुआ था, नेपोलियन नेपोलियन ने अपने सिविल कोड को क्या किया था, स्टार्ट किया था। तो इसमें उन्होंने क्या किया था, तो कुछ उन्होंने बहुत सारे अच्छे क्या किए थे, रिफॉर्म्स वगैरह क्या किए थे, उन्होंने किए थे। जैसे उन्होंने कॉमन करेंसी को इंट्रोड्यूस किया था। क्या किया था, कॉमन करेंसी कंट्री के अंदर क्या किया था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। स्टैंडर्डाइज्ड क्या किया था उन्होंने, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम उन्होंने क्या किया था, स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को क्या किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था, है ना। साथ ही साथ क्या किया था उन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या किया था उन्होंने, काफ़ी ज़्यादा उसको उन्होंने क्या किया था, इम्प्रूव किया था। जिस कारण से क्या होता था, जो वहाँ पर ट्रेड होती थी, वो ट्रेड क्या होती थी, तो वहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा क्या होती थी, फ्रीली तरीके से वहाँ पर क्या हो पाती थी, ट्रेड वगैरह हो पाती थी, है ना। तो इसके थ्रू क्या होती थी, तो फ्री तरीके से वहाँ पर लोग क्या कर पाते थे, ट्रेड कर पाते थे। एंड लास्टली जो हम लोग देखते हैं, जो टेरिटरीज उन्होंने किया था ऑक्युपाई, जो बेसिकली क्या थी, जो टेरिटरीज की बात अगर हम लोग करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग, टेरिटरीज की बात करते हैं। जो टेरिटरीज उन्होंने क्या किया था, तो जो टेरिटरीज जी थी बेसिकली उसमें जो उन्होंने किया था, तो जर्मनी के थ्रू टेरिटरीज पे जिनका फ्रेंच का कंट्रोल था, टेरिटरीज पे क्या था, जो फ्रेंच का क्या था, टेरिटरीज पे कंट्रोल था, जिसमें हमारे जर्मनी थे। कौन थे हमारे, जिसके अंदर हमारे जर्मनी थे। तो उन्होंने बेसिकली किया क्या था, तो जितने भी वहाँ पर क्या थे, जो जर्मनी को स्विट्जरलैंड डच वगैरह थे ना, जर्मनी थे, स्विट्जरलैंड थे, है ना, जर्मनी, स्विट्जरलैंड और डच वगैरह थे। तो इनको उन्होंने क्या किया था, तो इनको यहाँ के जितने भी पीसेंट्स थे, है ना, क्या थे, पीसेंट्स वगैरह थे, पीसेंट्स थे, है ना, बिजनेसमैन थे। तो इनके लिए उन्होंने क्या किया था, तो न्यू फॉन्ड फ्रीडम क्या किया था, इनके लिए उन्होंने स्टार्ट किया था। एंड साथ में उनके बहुत सारे टैक्सेस को भी क्या किया था इन्होंने, टैक्सेस को भी क्या किया था इन्होंने, तो उनके टैक्सेस को भी क्या किया था, माफ़ कर दिया। इनके टैक्सेस को भी क्या कर दिया था इन्होंने, माफ़ कर दिया था, है ना। तो जिस कारण हम लोग देखते हैं, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे तो बेसिकली क्या कहते थे, यूनिफॉर्म वगैरह मेट मेजरमेंट उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था। कम्युनिकेशन सिस्टम वगैरह को क्या किया था इन्होंने, बेटर किया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को क्या किया था इन्होंने, लॉन्च वगैरह किया था, है ना। तो ये सारे बेसिकली क्या किए थे उन्होंने, रिफॉर्म्स किए थे। और साथ ही साथ क्या किया था उन्होंने, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, है ना, और डच वगैरह में जो पीसेंट्स थे, इनको क्या किया था इन्होंने, फ्री किया था। टैक्स क्या किया था इनका, फ्री टैक्स कर दिया था। तो ये बेसिकली क्या थे, नेपोलियन सिविल कोड में इन्होंने क्या किया था। तो बेसिकली नेपोलियन एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में उनका जो नेपोलियन सिविल कोड आया था 1804 में, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्या करता है, हमसे उन चीज़ों का डिमांड कर रहा है। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, कॉमन करेंसी को क्या किया था उन्होंने, लॉन्च किया था। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम को उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था, जिसके थ्रू क्या होगा, बिजनेस बहुत ही, ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन सिस्टम को उन्होंने क्या किया था, बेटर किया था। जिस कारण जो बिजनेस होता था वो ट्रेडली फ्रीली क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरे जगह इन चीज़ों के बेटर होने से बिजनेस क्या हो पा रहा था, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर बिजनेस वगैरह हो पा रहा था। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो टेरिटरी जो फ्रेंच के कंट्रोल में थे, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, डच, इनका क्या किया था उन्होंने, टैक्स वगैरह को इनको क्या कर दिए थे इन्होंने, फ्री कर दिए थे। इनके टैक्स क्या कर दिए थे इन्होंने, फ्री कर दिए थे, है ना। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, नॉन, है ना। नेक्स्ट हम अपने तरफ क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें हमें क्या करना है, एनालाइज द रोल ऑफ अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। यानी कि हमको बताना है कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, क्या है, जो हमारे इंडिया के अंदर क्या है, मल्टी जो पार्टी सिस्टम है हमारे इंडिया के अंदर, है ना, हमारे इंडिया के अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक हमारे इंडिया में, तो इनको हमें क्या करना है, इनका क्या रोल होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। यानी कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ये हमारे इंडिया में है, तो इसके रोल को हमें क्या करने हैं,
एनालाइज करने हैं। क्या करने हैं? हमें इनके रोल को एनालाइज करने हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं हमारे इंडिया के अंदर क्या है, मल्टी पार्टी है, यानी कि मोर देन टू पार्टी सिस्टम होते हैं। क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, पार्टी सिस्टम हमारे इंडिया के अंदर है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, मेनली बहुत सारे हमारे कंट्री में क्या पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, तो जब भी मल्टी पार्टी सिस्टम होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जो अलग अलग पार्टी होती हैं उनकी क्या होती है, आइडियोलॉजी क्या होती है, उनकी अलग अलग होती है। वो क्या होते हैं, अलग अलग विचारधारा की क्या होते हैं जिसके थ्रू कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों के पास क्या होता है, अपने लीडर को चुनने का कहीं ना कहीं क्या होता है, लोगों के पास एक ब्रॉड ऑप्शन होता है। लोगों के पास क्या होता है, अपने लीडर को चुनने का एक, बेसिकली क्या होता है, लोगों को अपने लीडर चुनने का क्या होता है, एक ब्रॉड ऑप्शन होता है। क्या होता है? ब्रॉड ऑप्शन होता है, जिसके थ्रू लोग क्या कर पाते हैं, अपने लीडर्स को क्या कर पाते हैं, चुन पाते हैं, है ना। तो जिनकी माइंड सेट क्या होती है, उन पीपल के थ्रू क्या होती है, सेट होती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को ही क्या करते हैं, फेवर करते हैं। जस्ट फॉर हम लोग एग्जांपल समझते हैं, जैसे इंडिया के अंदर हमारी क्या है, बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो अलग अलग पॉलिटिकल जो हमारी कंट्री के अंदर जो पार्टी है, तो उन पार्टी का भी क्या होता है, तो उन पार्टी का भी क्या होता है, अपना कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी होता है, जिस कारण से क्या होता है, जो मल्टी पार्टी सिस्टम होती है वो बेसिकली क्या होती है, कभी भी क्या होती है, डोमिनेंट नहीं रह पाती है। क्या होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम जो होती है ना। जैसे हम लोग देखते हैं कि सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होता है, सिंगल पार्टी सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, क्या हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम में, तो सिंगल पार्टी सिस्टम कहीं ना कहीं क्या होती है, डोमिनेंट होती है। क्या होती है? डोमिनेंट होती है ना। मल्टी सिंगल पार्टी सिस्टम डोमिनेंट, जैसे हम एग्जाम्पल हमने जानते हैं लोग चाइना का, तो चाइना में बेसिकली क्या एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे लोग पार्टी की थिंकिंग होती है कि किसी भी तरह की क्या करेगी, वर्क करेगी, वो काम नहीं भी करेगी तो रूलिंग पार्टी में हमेशा कौन आएगी, तो रूलिंग पार्टी में हमेशा जो सिंगल पार्टी होती है वही आते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक ही पार्टी होती है। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर क्या जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो कहीं ना कहीं कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी क्या हो पाती है, डोमिनेंट नहीं हो पाते। लोगों के पास क्या होता है, ब्रॉडर एक चॉइस होता है अपने अपने लीडर्स को क्या करने का, इलेक्ट करने का, है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो, जो मल्टी पार्टी सिस्टम जो हमारी होगी उनके पास क्या होता है, तो मल्टी पार्टी सिस्टम के पास एक ब्रॉडर क्या होता है, आइडियोलॉजी होती है, जिनको फेवर करके क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं, वोट देते हैं। और ये सिस्टम बेसिकली क्या करता है, हमारा जो अलग अलग हमारी सिंगल पार्टी सिस्टम हो गई या टू पार्टी सिस्टम, उनसे क्या होता है, हमारा ये सिस्टम क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है ना। तो नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन बोल रहे हैं, इवेलुएट द डिफरेंस बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल पार्टीज एंड एक्सेस द रिक्वायरमेंट फॉर अ रीजनल पार्टी टू बिकम अ नेशनल पार्टी। यानी कि हमें क्या करने हैं, तो बेसिकली रीजनल पार्टी और बेसिकली हमें क्या करने हैं, नेशनल पार्टी एंड रीजनल पार्टी के बीच में क्या करने हैं, हमें डिफ्रेंशिएट करने हैं, उनके बीच में हमें क्या करने हैं, डिफरेंस बताने हैं। और साथ साथ क्या करने हैं, कुछ हमें रिक्वायरमेंट्स बताने हैं कि कोई भी पार्टी जो है, कोई जो रीजनल पार्टी होती है, जो जिसको क्षेत्रीय दल बोलते हैं हम लोग ना, तो कोई भी रीजनल जो पार्टी होगी वो नेशनल पार्टी बनेगी, तो उसके लिए क्या होंगे, क्या रिक्वायरमेंट होंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कि जो नेशनल पार्टी हमारी होती है कौन होती है, तो जो हमारी नेशनल पार्टी होती है, क्या होती है हमारी, जो हमारी नेशनल पार्टी होगी, है ना। तो जो नेशनल पार्टी होगी हमारी, वो बेसिकली क्या करती है, तो जो भी नेशनल पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं क्या करती है, जो इशूज़ वगैरह उनके पास आते हैं, है ना, वो इशूज़ को किसके ऊपर डील करती है, तो नेशनल इशू को कहीं ना कहीं क्या करेगी, डील करेगी। नेशनल इशू को क्या करेगी, डील करेगी। वहीं हम लोग अगर रीजनल पार्टी की बात करें, तो रीजनल पार्टी क्या करती हैं, रीजनल पार्टी क्या करती है, एक पर्टिकुलर रीजन के इशू को ही क्या कर पाती हैं, वो लीड कर पाती हैं, पर्टिकुलर रीजन के इशू को ही क्या करती हैं, वो हैंडल करती हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं, जो नेशनल पार्टी का जो नेशनल पार्टी का जो रीजन एरिया होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है, रीजनल पार्टी के एरिया से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो नेशनल पार्टी होती है वो नेशनल इश्यूज़ में क्या करती है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाती है। और जो रीजनल पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं इनका जो एरिया होता है, इनका जो रीजन होता है वो एक पर्टिकुलर एरिया या फिर एक पर्टिकुलर स्टेट तक ही क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, ये उन्हीं जगह को इशूज़ को क्या कर पाते हैं, ये डील कर पाते हैं, उन्हीं इशूज़ को क्या कर पाते हैं, ये सॉल्व कर पाते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें क्या पूछ रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स बताने में, क्या बताने हैं,
रिक्वायरमेंट्स बताने की, कोई भी रीजनल जो पार्टी होगी वो क्या बन पाएगी, एक नेशनल पार्टी बनेगी। इसके लिए क्या होंगे, क्या रिक्वायरमेंट होंगे, ये हमें क्या करने हैं, बताने हैं। तो जब भी लोकसभा के इलेक्शन होंगे, किसके इलेक्शन होंगे, तो जब कभी भी लोकसभा के क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, तो उस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर रीजनल पार्टी को क्या चाहिए, तो 6% ऑफ क्या चाहिए, टोटल वोट चाहिए। कितना वोट चाहिए, 6% ऑफ टोटल वोट क्या चाहिए, किसी भी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या चाहिए, तो जब भी क्या होंगे, लोकसभा के क्या होंगे, इलेक्शन होंगे, तो लोकसभा के इलेक्शन होने के टाइम पे क्या चाहिए, तो उनको टोटल वोट का कितना चाहिए, 6% चाहिए। और जब कभी भी क्या होंगे, असेंबली के इलेक्शन होंगे, किसके इलेक्शन होंगे, यानी कि स्टेट असेंबली के जब इलेक्शन होंगे, तो उस स्टेट असेंबली के इलेक्शन में क्या चाहिए, तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में उनको क्या चाहिए, तो स्टेट असेंबली के इलेक्शन में उनको क्या चाहिए, तो कम से कम वो क्या होना चाहिए, 4 सीट्स जितने चाहिए। वो कितने सीट जितने चाहिए, 4 सीट जितने चाहिए। और 6% वोट उनको क्या मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। कितना वोट मिलना चाहिए, 6% उनको वोट मिलना चाहिए। तो कोई भी पार्टी क्या होगी, जो कोई भी रीजनल पार्टी क्या करेगी, हमारी नेशनल पार्टी कब बनेगी, जब क्या होंगे उनके पास, जब लोकसभा के इलेक्शन होंगे, तो उस लोकसभा के इलेक्शन में क्या चाहिए, उनको टोटल वोट का कितना परसेंट चाहिए, तो उनको टोटल वोट का 6% चाहिए। और जब कभी भी क्या होंगे, जब कभी भी हमारे क्या होने वाले हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, कहाँ पर, असेंबली के इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उनको 4 अलग अलग स्टेट में, कितने स्टेट में, तो 4 स्टेट के अंदर उनको कितना चाहिए, तो 4 स्टेट्स के अंदर उनको 6% क्या चाहिए, उनको वोट चाहिए। 6% का उनको वोट चाहिए 4 स्टेट के अंदर। और कम से कम वो 4 सीट क्या होने चाहिए, वो जीतने चाहिए। कितने सीट जीतने चाहिए वो, तो कम से कम वो 4 सीट को जीतने चाहिए। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ फार्मर हैज बोरोड, क्या बोल रहा है, अ फार्मर हैज बोरोड मनी फ्रॉम अ मनी लेंडर एट अ हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। As he could not pay the interest, he was forced to borrow from another landlord to settle the amount for the interest borrowed to the money lender. State the consequences he may face in this सिचुएशन। यानी कि इसमें हमें बोला ये जा रहा है कि एक बेसिकली क्या है, हमारा एक फार्मर है जिसने क्या किया, कुछ पैसे क्या किया, मनी, यानी कि जो पैसे साहूकार जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पैसे क्या करते हैं, उधार देते हैं, तो उनसे क्या किया उन्होंने, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या किया है, पैसे को लिया है, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है, और वो क्या कर पा रहे हैं, इंटरेस्ट को भी नहीं चुका पा रहे हैं। तो ही वॉज फोर्स टू बोरो फ्रॉम अनदर लैंडलॉर्ड टू सेटल द अमाउंट फॉर द इंटरेस्ट बोरोड। और वो उनको क्या बोला गया, तो उनको क्या किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, उनको फोर्स किया जा रहा है कि उनको अब क्या करना चाहिए, तो उनको अब दूसरे क्या करना चाहिए, लैंडलॉर्ड्स, यानी कि दूसरे लैंडलॉर्ड से उनको क्या करना है, तो अब उधार लेके उनको क्या करना चाहिए, पैसे को चुकाने चाहिए। तो इसके बीच हमें बताना है कि क्या उनको कौन से किस तरह की परेशानियां उनको क्या करना पड़ेगा, इस सिचुएशन में, इस हालात में फेस करना पड़ेगा। यानी कि क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि एक बेसिकली एक फार्मर है, उसने क्या किए हैं, एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उन्होंने उधार लिए हैं, और वो पैसे अब उधार चुका नहीं पा रहे, तो उनको फोर्स किया जा रहा है कि अब वो क्या करेंगे, दूसरे मनी लेंडर से क्या करेंगे, पैसे उधार लेकर के उनको क्या करें, चुकाएं। तो इस कंडीशन में उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ये हमें क्या किया जा रहा है, बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बात मनी लेंडर की गई है और हाई इंटरेस्ट की बात की गई है। तो सबसे पहला कौन से सेक्टर में आएंगे, इनफॉर्मल में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इनफॉर्मल सेक्टर की यहाँ पर क्या की जा रही है, बात की जा रही है। और जब कभी भी हम लोग क्या करते हैं, इनफॉर्मल सेक्टर से हम लोग जब लोन लेते हैं, तो लोन का इंटरेस्ट कैसा होता है, इंटरेस्ट कैसा होता है, इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरेस्ट काफ़ी है ना, इंटरेस्ट क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, हमें हाई देना पड़ता है। प्लस प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होते हैं, क्या होते हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि प्रॉपर जब डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं यहाँ पर नहीं होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, उनके पास एक रिटन फॉर्म में चीज़ें नहीं होती है कि जब भी इनफॉर्मल की बात आएगी तो लोन देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रखेंगे वो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्या रखेंगे, वो हाई रखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या रखेंगे, वो ठीक से डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रॉपर नहीं होगा। ठीक से वहाँ पर क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, रूल्स एंड
रेगुलेशंस की बात करते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या किया जाता है, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो, रूल्स एंड रेगुलेशन नॉट फॉलोड, रूल्स एंड रेगुलेशंस नॉट फॉलोड, यानी कि रूल्स एंड जो रेगुलेशंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता। यानी कि हम देखेंगे जब भी क्या करेंगे, हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर से क्या करते हैं, लोन लेंगे, तो इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। एंड सेकंड हम लोग क्या देखते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होते हैं, ठीक तरीके से फॉलो नहीं किए जाते हैं। एंड समटाइम्स क्या होते हैं, जो लेंडर्स होते हैं यानी जो पैसे उधार लेते हैं उनको क्या किया जाता है, पनिश भी किया जाता है, उनको मारा पीटा भी क्या किया जाता है अगर वो पैसे क्या करते हैं, टाइम पर चुका नहीं पाते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि अब उनको क्या करना है, इंटरेस्ट पे नहीं कर पा रहे हैं तो अब उनको क्या करना होगा, उनको फोर्स किया गया है कि दूसरे लैंडलॉर्ड से क्या करे, पैसे उधार लेकर के इंटरेस्ट पे उनको वापस दे। तो इस कंडीशन में हम लोग देखेंगे तो साइकिल के अंदर ही क्या रह जाएंगे, वो एक साइकिल के अंदर फंस जाएंगे, यानी कि एक से उधार चुकाने के लिए दूसरे से क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट पे पैसा उधार लेंगे, दूसरों को पैसा चुकाने के लिए तीसरे पर्सन से क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठा के किसी तीसरे से लेके दूसरे को देंगे। तो एक तरह से एक साइकिल क्या रहेगा, कंटिन्यूसली चलते रहेगा, है ना, एक से लेंगे फिर दूसरे को देंगे, तीसरे से लेकर दूसरे को देंगे। तो एक पर्टिकुलरली क्या हम देखेंगे, तो इसी साइकिल के अंदर क्या रहेंगे, ये फंसे रह जाएंगे, है ना। तो इससे इनको प्रॉब्लम क्या क्या फेस करना पड़ सकता है, तो इससे इनको प्रॉब्लम फेस करने के लिए हम बात करते हैं तो इनको एंजाइटी हो सकती है ना, डिप्रेशन में जा सकते हैं, है ना, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, इल ट्रीटेड किया जाता है इनको, कभी कभी क्या किया जाता है, इल यानी कि इनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। टाइम पर पैसे अगर ये नहीं चुकाते हैं तो जो मनी लेंडर्स होते हैं वो अपने आदमी को भेज के क्या करते हैं, इनको मार पिटाई भी करते हैं, इनको क्या किया जाता है, पनिश वगैरह भी किया जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इनको क्या करना पड़ता है, फेस इनको करना पड़ता है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनफॉर्मल सेक्टर की से बात की जा रही है कहीं ना कहीं, तो इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट का रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, प्रॉपर नहीं होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस को सही तरीके से क्या किया जाता है, फॉलो नहीं किया जाता है। समटाइम्स इनको क्या किया जाता है, पनिश वगैरह भी करते हैं वो पैसे टाइम पर इंटरेस्ट वगैरह अगर नहीं चुकाते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आगे की गई कि इनको क्या किया गया है, फोर्स किया गया है कि ये क्या करे, दूसरे लैंडलॉर्ड से पैसे क्या करे, उधार लेकर के उस अमाउंट को जो इन्होंने उधार लिया उसको सेटल करें। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें क्योंकि अब वो अपने इंटरेस्ट को ही नहीं चुका पा रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट तो आगे की बात होगी ना। तो पहले अगर वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं चुका पाए तो उसको चुकाने के लिए वो क्या करेंगे, किसी दूसरे लैंडलॉर्ड से फिर क्या करेंगे, इंटरेस्ट से पैसे उठा के उस पर्सन को देंगे, फिर वही वहाँ पे भी उनको क्या करेगी, तो उनके साथ भी उस लैंडलॉर्ड के साथ भी उनको सेम प्रॉब्लम क्या करनी पड़ेगी, फेस करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं क्या हमको देखने को मिलेगा, तो इसी साइकिल के अंदर ही क्या रहेंगे, वो फंसे रह जाएंगे, है ना। एक पर्सन से उधार लेंगे, तीसरे को देंगे, तीसरे उधार लेकर के दूसरे को पैसे क्या करते रहेंगे, वो चुकाते रहेंगे। तो इससे क्या होगी, तो उनको जो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा, उनको एंजाइटी होगी, वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, इरिटेट उनको किया जाता है। समटाइम्स जब ये कंडीशन को फुलफिल नहीं करें, जब वो पैसे अपने नहीं चुका पाते हैं तो समटाइम्स उनको क्या जाता है, पनिशमेंट वगैरह, उनको मारा पीटा भी क्या किया जाता है। तो ये हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर की क्या कर रही थी बात यहाँ पर की जा रही थी। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना, क्या है हमारे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एलिमिनेट्स पॉवर्टी एंड एम्पावर्स वुमेन, सब्सटेंटिएट विथ सुटेबल आंसर। यानी कि क्या होते हैं हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, तो वुमेन को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, एम्पावर करते हैं, पॉवर्टी को कम करते हैं, है ना, और वुमेन को एम्पावर करते हैं, है ना, यानी कि वुमेन को एम्पावर करते हैं। इसमें बेसिकली हमें क्या करने हैं, तो इसमें हमें स्टेटमेंट के थ्रू क्या करने हैं, अपने आंसर्स को देने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, बेसिकली क्या करते हैं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी कि हमारे क्या हैं, तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये वुमेन्स क्या करती हैं, जब इनको फॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे इससे वुमेन क्या हो जाएंगी, वुमेन एम्पावरमेंट होता है, इनसे कहीं ना कहीं क्या होता है, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। वुमेन को क्या करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं वुमेन इसे एम्पावरमेंट जब आएंगी तो कहीं ना कहीं वुमेन क्या होंगी, फाइनेंशियली क्या हो जाएंगी, फाइनेंशियली क्या होंगी, वो स्टेबल होंगी, फाइनेंशियली क्या होंगी, स्टेबल होंगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हम लोग क्या देखने को मिलता है, लोन क्या होते हैं, ईजिली क्या होते हैं, लोन ईजिली क्या हो पाते हैं, अवेलेबल हो पाते हैं, यानी कि लोन हमें क्या मिलते हैं, आसानी तरीके से लोन मिल पाते हैं। कोलैटरल जो होता है हमारा क्या होता है, कोलैटरल
की डिमांड यहाँ पर क्या होती है, कोलैटरल की डिमांड यहाँ पर नहीं होती है। यानी कि जब हम लोग किसी भी इंटरेस्ट में लोन पैसे लेते हैं तो लोन के बदले हमें क्या चाहिए होता है, कोलैटरल चाहिए होता है। यानी कि हमको कुछ लोन के बदले जितना अमाउंट हम लोग कहते हैं लोन लेते हैं तो उसके बदले हमें क्या करने पड़ते हैं, कुछ कोलैटरल देने पड़ते हैं। यानी कि जितने मान लेते हैं कि हम लोग 10 लाख का कोई लोन ले रहे हैं तो अब 10 लाख के बराबर हमें क्या करनी पड़ती है, किसी चीज़ को वहाँ पर क्या रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, जिससे अगर हम लोग उस लोन अमाउंट को चुका नहीं पाए तो बैंक या कोई भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे, उसको नीलाम करके अपने पैसे को क्या करेंगे, वो रिकवर कर पाएंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, वुमेन जब आपस में मिल करके जब वुमेन्स क्या करती है, जो पैसे को जमा करती है, तो जब कभी भी क्या होती है, कोई ऐसे नीडी पर्सन होते हैं, कोई नीडी वुमेन होते हैं जिनको क्या होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो उनको लोन क्या मिलता है, इजीली लोन अवेलेबल मिल जाता है। कोलैटरल का डिमांड यहाँ पर क्या होता है, नहीं होता है। और अगर इंटरेस्ट भी लिए जाते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, अगर इंटरेस्ट लिए भी जाते हैं यहाँ पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हमें देखने को मिलते हैं। तो इंटरेस्ट हमें बहुत ज़्यादा मिनिमम देखने को मिलते हैं। तो क्योंकि जब यहाँ पर इंटरेस्ट मिनिमम लेंगे तो पॉवर्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम लोग इंटरेस्ट अमाउंट का मिनिमम होगा तो ईजिली हम लोग क्या कर पाएंगे, अपने लोन के अमाउंट को क्या कर पाएंगे, चुका पाएंगे। जैसा हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मल सेक्टर में मोस्टली क्या होता है, लोन का अमाउंट हम लोग इसलिए ज़्यादातर नहीं चुका पाते हैं क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, अगर हम लोग लोन लेते भी हैं तो लोन हमें इजीली अवेलेबल लोन हो जाती है ना। कोलैटरल का डिमांड यहाँ पर क्या होता है, नहीं होता है। और अगर इंटरेस्ट मोस्टली इंटरेस्ट नहीं होता है और अगर इंटरेस्ट होते भी हैं तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, मिनिमम होते हैं, जिसको कोई भी पर्सन आसानी से क्या कर पाएंगे, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर पाते हैं, चुका पाते हैं। अब बात हम लोग करते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट की। तो वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात आती है तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, तो जब भी बात किसकी आएगी, वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो स्किल डेवलपमेंट की जाती है, क्या की जाती है, स्किल डेवलपमेंट की जाती है। क्या की जाती है, स्किल को डेवलप, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वहाँ पर वुमेन क्या करती हैं, अपने स्किल्स वगैरह को भी डेवलप करने का काम करती हैं। जिससे मोस्टली हम लोग देखेंगे स्टिचिंग का काम है ना, सिलाई वगैरह सीखने का काम उनका हो जाता है वहाँ पर, है ना। और भी अदर चीज़ों को क्या करते हैं वो, जैसे हैंड क्राफ्ट्स वर्क हम लोग ले सकते हैं, इसमें क्या ले सकते हैं, हैंड क्राफ्ट्स के वर्क वगैरह, इस तरह के जब वो काम को करती है ना, स्किल्स वगैरह जब वो क्या करेंगी वहाँ पर सीखती हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे क्या होती है, वो फाइनेंशियली वो क्या होती है, स्टेबल होती है। फाइनेंशियली क्या होती हैं वो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, यानी कि उनको पैसों के लिए अब किसी दूसरे पर क्या करना होगा, डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। जिस कारण से कहीं ना कहीं वुमेन क्या होंगी, इम्पावर्ड होंगी। इससे कहीं ना कहीं वुमेन क्या होंगी, इम्पावर्ड में होंगी। यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में क्या होता है, हमारी जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो हमारे लिए वुमेन के लिए क्या करता है, तो कहीं ना कहीं वो क्या करता है, वुमेन को बहुत ज़्यादा क्या करता है, इम्पावर्ड करता है। वुमेन को वो क्या करता है, तो हम लोग देखते हैं कि जो स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो कहीं ना कहीं क्या करेगा, वुमेन को इम्पावर करेगा। एंड कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, सोशल एम्पावरमेंट भी जाता है, क्या जाता है हमारा, तो इससे कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं कि जो सोशल एम्पावरमेंट होता है, क्या होता है, जो सोशल एम्पावरमेंट होता है वुमेन, वो भी कहीं ना कहीं क्या होता है, बेटर होता है। यानी कि जो सोशल एम्पावरमेंट, तो बेसिकली जब भी क्या होता है, जब इस तरह का एक कम्युनिटी बनती है, ग्रुप बनती है, तो वुमेन क्या करती हैं, अलग अलग इशूज़ पर क्या करती हैं, अलग अलग इशूज़ पर क्या करती हैं, वो डिस्कस करती हैं। क्या करती हैं, अलग अलग इशूज़ पर क्या होती है उनकी, जब वो डिस्कशन करेंगी तो कहीं ना कहीं सोशली भी क्या होंगी, वो इम्पावर्ड होंगी। एंड सोशली इम्पावर्ड होने का सबसे बेस्ट चीज़ क्या होता है हमारा, कि उनको क्या मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को क्या कर सकते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। सोसाइटी की चीज़ों को क्या करते हैं, वहाँ पर वो लोग डिस्कस कर पाते हैं, जिससे कहीं ना कहीं क्या होती है, वो सोशल एम्पावरमेंट भी क्या होती है, हो पाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर कुछ क्या दिए गए हैं, एक सोर्स दिए गए हैं, इसके बारे में हमें क्या करना है, रीड करना है। एंड देन उसके कुछ क्वेश्चंस के क्या करने हैं, हमें आंसर देने हैं। सबसे पहला हमें बोला गया, इट इज सेड ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस दैट इज weapon ऑफ द वीक, बट द पावर which is subject of this article can be used only by the strong. This power is not passive resistance, indeed it calls for intense activity. The movement in
साउथ अफ्रीका वाज नॉट पैसिव बट एक्टिव। यानी कि बेसिकली ये पैसिव रेसिस्टेंस की क्या की जा रही है, यहाँ पर बात की जा रही है कि पैसिव रेसिस्टेंस क्या है, एक वेपन है, हथियार है, किसका, कमज़ोर लोगों का। बट द पावर, लेकिन जो पावर है वो किसका सब्जेक्ट है, जो आर्टिकल का सब्जेक्ट है। इसको सिर्फ और सिर्फ कौन यूज़ कर सकते हैं, तो स्ट्रॉन्ग, यानी कि स्ट्रॉन्ग पीपल ही क्या कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इस पावर को यूज़ कर पाएंगे। दिस पावर इज़ नॉट पैसिव रेसिस्टेंस, ये पावर क्या है, पैसिव रेसिस्टेंस नहीं है। इंडीड, जब तक इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी, जब तक इसके थ्रू कोई इंटेंस तरह की एक्टिविटी काम को नहीं किया जाए। जैसे हम लोग देखते हैं द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, यानी कि जो साउथ अफ्रीका के अंदर मूवमेंट हुआ था, मूवमेंट कैसा था, पैसिव नहीं था, वो मूवमेंट कैसा था, हमारा एक्टिव था। सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स, सत्याग्रह हमारा क्या एक फिजिकल फोर्स नहीं, यानी कि उसमें लड़ाई झगड़ा हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली तरीके से इन्वॉल्व होकर लड़ाई झगड़ा वहाँ पर हम लोग नहीं करते हैं। अ सत्याग्रही डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। इन द यूज ऑफ सत्याग्रह देयर इज नो इल विल वॉट एवर। सत्याग्रह इज अ प्योर सोल फोर्स, सत्याग्रह हमारा क्या है, एक सोल फोर्स है। सोल फोर्स मतलब हमारा ये कि जो हमें आत्मा क्या, यानी कि हमारे आत्मा को क्या करता है, हमारे आत्मा को हमारी क्या करती है, सत्याग्रह हमारे आत्मा को जगाता है। ये प्योर क्या हमारा सोल फोर्स है। ट्रूथ इज वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल, दैट इज वाई दिस फोर्स इज कॉल्ड सत्याग्रह। यानी कि जो सोल फोर्स हमारा है सत्याग्रह, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सोल फोर्स हमारा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। यानी कि सच के लिए हम लोग क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं यहाँ पर। द सोल इज इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, सोल हमारी किससे इन्फॉर्म्ड होती है, तो नॉलेज के साथ क्या होती है, इन्फॉर्म्ड होती है, ज्ञान के साथ ये इन्फॉर्म्ड होती है। इन इट बर्न्स द फ्लेम ऑफ लव, इसमें क्या हमें बर्न्स देखने दें कि हमें फ्लेम ऑफ लव हमको क्या मिलता है, देखने को मिलता है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, और नॉन वायलेंस क्या हमारा सबसे, जैसे हमें पता है महात्मा गांधी ने भी क्या कहा था कि नॉन वायलेंस हमारा क्या है, सुप्रीम धर्म, यानी कि अहिंसा ही क्या है, सबसे बड़ा धर्म है। इट इज सर्टेन दैट इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप फोर्स ऑफ आर्म्स, द ब्रिटिश वर्कशिप द वॉर गुड, इंडिया कैन एंड दे कैन all of them become as they are becoming bearers of arms, the hundreds of millions in India can never carry arms। यानी कि सत्याग्रह जब हुआ तो बहुत सारे लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को हराया, लेकिन बिना हथियार। महात्मा गांधी के जो बेसिकली आइडियाज प्रिंसिपल थे सत्य और अहिंसा का, जो सत्याग्रही क्या करते थे, यूज़ करते थे, तो उन्होंने क्या किया बेसिकली, तो लाखों ऐसे लोग थे जिन्होंने बिना हथियार उठाए क्या किया है, लड़ाई को क्या किया, ब्रिटिशर से जीता है, उनसे लड़ाई की है। दे हैव मेड द रिलीजन ऑफ नॉन वायलेंस ऑफ देयर ओन, और इस तरह उन्होंने क्या किया है, तो नॉन वायलेंस को ही क्या किया अपना, उन्होंने धर्म बनाने की जो अहिंसा है। इसी तरह से महात्मा गांधी ने क्या किया, अहिंसा को ही अपना क्या बनाया, उन्होंने धर्म बनाया। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1900, यानी कि उन्होंने अपनी एक फेमस बुक हिंद स्वराज जो कि 1909 में क्या हुई थी, पब्लिश हुई थी। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation। तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज अपनी बुक में उन्होंने ये कहा कि जो नॉन कॉपरेशन, जो इंडिया के अंदर क्या है, जो ब्रिटिश रूल है, तो इंडिया के अंदर ब्रिटिश रूल सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है, इंडियंस की वजह से है, क्योंकि इंडियंस क्या करते हैं, उनको क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश को कॉपरेट कर रहे हैं। तो जिस दिन क्या करेंगे, अगर ब्रिटिश इंडियंस क्या करेंगे, ब्रिटिश को कॉपरेट करना बंद कर देंगे, उस दिन क्या हो जाएगा, तो उस दिन हमारे कंट्री से क्या होगा, ब्रिटिश का रूल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रिटिश रूल विल कोलैप्स। तो ये बेसिकली हमें क्या थे, एक सोर्स दिए गए, इस सोर्स के थ्रू हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाई डिड गांधी जी से दैट पैसिव रेजिस्टेंस इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले कहा कि जो पैसिव रेजिस्टेंस हमारा है वो क्या एक वेपन ऑफ वीक नहीं है। तो महात्मा गांधी ने इसलिए कहा क्योंकि पैसिव रेजिस्टेंस क्या है, एक स्ट्रांग लोगों की क्या है, तो पैसिव रेजिस्टेंस जो है हमारा एक वीक क्या है, एक वीक का वेपन नहीं है। तो महात्मा गांधी ने इसको ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जो पैसिव रेसिस्टेंस होती है इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। यानी कि जो पैसिव रेसिस्टेंस होता है ये वीक लोगों का क्या है, ये जो स्ट्रॉन्ग पीपल है उनका क्या है, एक वेपन है। क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए, जिसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जो
सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं। सत्याग्रह तो बेसिकली जो सत्य और अहिंसा पर चलने का जो महात्मा गांधी ने क्या दिया, जो रास्ता दिया, वो रास्ता क्या है, सभी लोगों के लिए उस पर चल पाना क्या है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो उसको वही लोग चल सकते हैं जो कि क्या है, फोर्स उनका क्या है बेसिकली, जो वही लोग सकते हैं। तो बेसिकली सोल फोर्स, क्योंकि उनका सोल कैसा होगा, प्योर होगा, जिनकी आत्मा क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, जिनकी आत्मा स्वच्छ होगी, अच्छी होगी, वही क्या कर सकते हैं, सत्याग्रह के रास्ते पर चल सकते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा कि जो पैसिव रेसिस्टेंस है वो किसका वेपन है, तो वो स्ट्रांग लोगों का वेपन है, क्योंकि इसके लिए हमें क्या चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए। क्या चाहिए, इसके लिए हमें इनर स्ट्रेंथ चाहिए। अब महात्मा गांधी ने सेकंड इसमें कहा कि सत्याग्रह बेसिकली क्या है, एक प्योर सोल फोर्स है। महात्मा गांधी ने कहा कि सत्याग्रह बेसिकली क्या है, एक प्योर सोल फोर्स है। तो महात्मा गांधी ने ऐसा इसलिए क्योंकि बेसिकली क्या चाहिए, तो प्योर सोल फोर्स जो सत्याग्रह होता है वो नॉलेज से क्या होता है, सत्याग्रह जो होता है वो क्या होता है, नॉलेज से क्या होता है, इन्फॉर्म्ड, नॉलेज से क्या होता है, इन्फॉर्म्ड होता है, नॉलेज से क्या होता है, वो इन्फॉर्म्ड होता है। इन्फॉर्म्ड विथ लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इन्फॉर्म्ड विथ नॉलेज, यानी कि जो सत्याग्रह होता है वो नॉलेज से क्या होता है, इन्फॉर्म्ड होता है। जिस कारण से महात्मा गांधी ने क्या कहा कि सत्याग्रह जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्योर सोल फोर्स होता है। सत्याग्रह क्या होगा हमारा, प्योर सोल फोर्स होता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी इज द बेस्ट वेपन टू यूज टू कोलैप्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो जैसा कि हमने इस आर्टिकल में पढ़ा कि तो बेसिकली महात्मा गांधी ने अपनी बुक में किस में कहा था, तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद, है ना, महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में क्या कहा था, तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में कहा, महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में किसके बारे में बात किया था, तो महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में नॉन कोऑपरेशन की क्या की थी, बात की थी। महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में नॉन कोऑपरेशन की बात की थी, जिसमें महात्मा गांधी ने कहा कि इंडिया में क्या है, ब्रिटिश का रूल तभी तक है जब तक हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको कोऑपरेट कर रहे हैं। जिस दिन इंडियंस क्या करेंगे, ब्रिटिश को कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, उसी दिन क्या हो जाएगा, तो इंडिया के अंदर से ब्रिटिश रूल कंप्लीटली क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। यानी कि जो बेसिकली हमारा जो बेस्ट वेपन है ब्रिटिश को कोलैप्स करने का था, वो कौन था, हमारा नॉन कोऑपरेशन था। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को देखते हैं। बेसिकली हमारे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, महाराष्ट्र इज ए स्टेट लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया विथ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 110, यानी कि महाराष्ट्र बेसिकली क्या है, एक स्टेट है वेस्टर्न इंडिया में जिसमें कितनी है, तो 110 मिलियन क्या है वहाँ पर पॉपुलेशन है, पीपल रहते हैं। द स्टेट इज होम टू सेवरल लार्ज सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई एंड हैज़ अ सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चर सेक्टर। यानी कि जो स्टेट है ये बेसिकली स्टेट में हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत सारे बड़े बड़े शहर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर क्या है हमारा एक मुंबई सबसे फेमस क्या होता है शहर इसके अंदर आता है। और ये बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, ये स्टेट हमारा इंपॉर्टेंट है। हाउएवर द स्टेट इज फेसिंग अ सेवरल वाटर क्राइसिस विथ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। यानी कि बेसिकली हमारा जो स्टेट है बहुत यहाँ पे क्या कर रहा है, वाटर क्राइसिस को फेस कर रहा है, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, क्लाइमेटिंग चेंज हो रहा है, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारा जिसके थ्रू हो रहा है, अर्बनाइजेशन होने के कारण क्या हो रहा है, जो हमारा स्टेट है ये महाराष्ट्र वाटर क्राइसिस को क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेस कर रहा है। द मेन चैलेंज फेस्ड बाय वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन महाराष्ट्र आर, और जो महाराष्ट्र के अंदर जो मेनली जो वाटर प्रॉब्लम के जो भी वाटर चैलेंजेस, जो मेन चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वहाँ के लोग, सबसे पहला कौन सा है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। यानी कि जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है उसको क्या कर रहे हैं वहाँ के लोग, ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयट यानी कि बहुत ज़्यादा क्या कर पा रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। महाराष्ट्र इज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्राउंड वाटर स्ट्रेस्ड स्टेट्स इन इंडिया विद द डिमांड फॉर वाटर एक्सीडिंग द सप्लाई। Over exploitation of groundwater for agriculture and urban यूज़ हैज़ लेड टू अ डिक्लाइन इन वाटर लेवल्स। यानी कि जो बेसिकली डिमांड का जो वाटर एक्सीडिंग सप्लाई है, तो बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर में और अर्बन एरियाज़ के अंदर में क्या हो रही है, तो ग्राउंड वाटर का क्या हमारा यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण से वहाँ पर वाटर के लेवल क्या हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे डिक्लाइन कर रहे हैं। विच हैज़ सीवर इम्पैक्टेशन ऑन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जिस कारण से क्या हो रही है, वाटर रिसोर्सेज की बहुत वहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। नेक्स्ट हमारा है पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर। Industrialization and urbanization have led to
टू द पॉल्यूशन ऑफ सरफेस वाटर बॉडीज सच एज रिवर एंड लेक्स। अब क्योंकि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, जिस कारण से क्या होता है वहाँ पर जो भी पॉल्यूशन जनरेट होती है, जो भी चीज़ें हार्मफुल जो चीज़ें होती है उसको नदी के अंदर क्या किया जाता है, नदी के अंदर, लेक के अंदर उसको फेंक दिया जाता है, जिस कारण जो सरफेस वाटर है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वहाँ पर उनसे सरफेस वाटर पॉल्यूट हो रहा है, जिससे ह्यूमन हेल्थ यानी कि हमारी हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर इसका क्या होता है, बहुत बुरा क्या होता है, इसका इम्पैक्ट होता है। इनएफिशिएंट इरिगेशन प्रैक्टिसेस। द एग्रीकल्चरल सेक्टर इज द लार्जेस्ट यूज़र ऑफ वाटर इन महाराष्ट्र। और इरिगेशन का, और हम सही तरीके से इरिगेशन भी क्या कर पा रहे हैं, अपने फील्ड्स को, खेतों को नहीं कर पा रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है महाराष्ट्र, एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चाहिए, तो एग्रीकल्चर महाराष्ट्र में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को ही चाहिए। अकाउंटिंग फॉर अराउंड 80% ऑफ द टोटल वाटर यूज़, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर महाराष्ट्र में टोटल वाटर का 80% क्या चला जाता है, एग्रीकल्चर के इरिगेशन में ही क्या चला जाता है, चला जाता है। हाउएवर ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रैक्टिसेस सच एज फ्लड इरिगेशन आर इनएफिशिएंट एंड लेड टू द वेस्टेज ऑफ वाटर। और जो ट्रेडिशनल हमारा इरिगेशन प्रैक्टिस है महाराष्ट्र में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन जो करते हैं, तो बेसिकली इनएफिशिएंट यानी को सही तरीके से क्या हो पाता है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं हो पाता है, जिस कारण से क्या होता है, वहाँ पर वाटर वेस्टेज क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें क्वेश्चन में अपने क्या बताने हैं, तो हमें क्या करने हैं, मेंशन एनी वन रीज़न फॉर द वाटर क्राइसिस फेस्ड बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। यानी कि हमें क्या करने हैं, तो एक हमें क्या करने हैं, रीज़न देने हैं कि किस रीज़न के थ्रू महाराष्ट्र में क्या हो रहा है हमारा, तो वहाँ के लोगों को वाटर क्राइसिस क्या करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। तो हम लोगों ने देखा है कि बेसिकली क्या करें, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, क्या है, हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो अंडरग्राउंड क्या है, वाटर है, क्या है, अंडरग्राउंड वाटर है, उनका क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, उनका काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रही है, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से वहाँ पर क्या होता है, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उनका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवर क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है ना। तो सबसे पहला हम लोग क्या देखें क्वेश्चन, तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है propose any one solution to mitigate the water crisis faced by महाराष्ट्र स्टेट। यानी कि हमें एक ऐसे बेसिकली हमें एक सॉल्यूशन बताने, जिस सॉल्यूशन के थ्रू क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर वाटर सॉल्यूशन का जो क्या है प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो पाएगा। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है, जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है इरिगेशन का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लड इरिगेशन होता है, जिसके अंदर वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि वो इनएफिशिएंट तरीके से होती है। कैसी होती है, तो महाराष्ट्र के अंदर जो फ्लड इरिगेशन होती है वो बेसिकली कैसा होता है, इनएफिशिएंट तरीके से होता है, जिस कारण से वहाँ पर क्या होती है, वाटर हमें देखने को मिलता है कि उसकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा वाटर वहाँ पर क्या होती है, वेस्टेज होती है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वहाँ पर हम लोग फ्लड को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें एक्सेसिव क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इनएफिशिएंट तरीके से जिसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जिसके थ्रू बहुत ज़्यादा वाटर क्या होता है, हमारा रन ऑफ हो जाता है। क्या होता है, हमारा बहुत ज़्यादा वाटर रन ऑफ होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद चला जाता है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कुछ सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग एक्सेसिव तरीके से यूज़ कर पाएंगे, है ना। इसको हम लोग फ्लड इरिगेशन जो सिस्टम है, इसको हम लोग सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगी, वाटर की वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगी। जिस कारण से वाटर की वेस्टेज नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्या मिलेगा, हमें वाटर को क्या कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वाटर क्राइसिस को जो महाराष्ट्र के अंदर चल रहे हैं उसको हम लोग कहीं ना कहीं क्या कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग द सेकेंड हाईएस्ट रेनफॉल रिसीविंग स्टेट ऑफ द कंट्री, महाराष्ट्र स्टिल फेसेस वाटर क्राइसिस, सब्सटेंटिएट दिस स्टेटमेंट इन 40 वर्ड्स। यानी कि बेसिकली हमें बता रहा है कि महाराष्ट्र में क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट क्या होता है, महाराष्ट्र के अंदर रेनफॉल होता है पूरे कंट्री के अंदर। इसके बाद भी क्या हो रहा है हमारा, तो महाराष्ट्र को हमें क्या करना पड़ता है, वाटर क्राइसिस को फेस करना पड़ता है। तो इसके हमें क्या करने हैं, सॉल्यूशंस बताने हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो महाराष्ट्र क्या कर सकता है, तो बेसिकली जो मोड क्या कर सकता है, एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम को क्या कर सकता है,
इरिगेशन सिस्टम को क्या कर सकता है महाराष्ट्र, तो जो इरिगेशन सिस्टम है क्या है हमारा, जो इरिगेशन सिस्टम है उसको क्या कर सकता है, वो एफिशिएंट बना सकता है ना, क्या कर सकता है, इफिशिएंट बना। इसमें हम लोग देखते हैं तो ड्रिप सिस्टम देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, क्या देखते हैं हम लोग, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। फिर हम लोग देखते हैं व्रिंकल्ड इरिगेशन सिस्टम, व्रिंकल्ड इरिगेशन सिस्टम। तो इन चीज़ों को यूज़ करके महाराष्ट्र क्या कर सकता है, वाटर क्राइसिस को कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, वो सॉल्व कर सकता है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे, तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है ना, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे तो स्प्रिंकलर सिस्टम, क्या देखेंगे हम लोग, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम को महाराष्ट्र क्या कर सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा क्या होती है, इनके अंदर वाटर की वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम होती है। तो जब वाटर की वेस्टेज यहाँ पर क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है, यानी कि जो ग्राउंड वाटर का लेवल है, ग्राउंड वाटर का क्या है हमारा, तो ग्राउंड वाटर का हम लोग क्या देखते हैं, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो लेवल कहीं ना कहीं क्या करेगा हमारा, सही रह पाएगा, लेवल में ही रह पाएगा, जिससे पानी ग्राउंड वाटर का पानी नीचे क्या करेगा, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, जिस कारण से ग्राउंड वाटर का लेवल क्या रहेगा हमारा, एक परफेक्टली क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, जिससे महाराष्ट्र को वाटर क्राइसिस कम से कम क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो बेसिकली महाराष्ट्र क्या कर सकता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को अडॉप्ट कर सकता है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम को क्या कर सकता है महाराष्ट्र, अडॉप्ट कर सकता है, जिसके थ्रू क्या होगा, वाटर की वेस्टेज कम होती है, जिसके थ्रू जो ग्राउंड वाटर का लेवल होगा वो कहीं ना कहीं लेवल क्या रहेगा हमारा, सही रह पाएगा, जिसके थ्रू महाराष्ट्र के अंदर क्या होगी, वाटर क्राइसिस की प्रॉब्लम कहीं ना कहीं क्या हो पाएगी, हमारी सॉल्व हो पाएगी। नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमारा एक सोर्स फिर से है, for comparing countries their income is considered to be one of the most important attributes। यानी कि हम जब भी क्या करते हैं, दो कंट्रीज़ की आपस में हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं जो इनकम होता है, तो इनकम को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा कंसिडर्ड फेवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट क्या माना जाता है, एट्रीब्यूट इनकम को माना जाता है। कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन अदर्स विथ लेस इनकम। और ऐसा माना जाता है कि जो कंट्रीज़ क्या होंगी, जिनके पास हायर इनकम होगा, वो कंट्री क्या होगी, दूसरे कंट्री से जिनके पास लेस इनकम होगा उनसे क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगी। दिस इज बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम्स मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड। यानी कि इसमें ऐसा माना जाता है कि वो इंसान जिनके पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा, वो अपनी ज़्यादा ज़रूरत की सामानों को क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। वाट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट विथ ग्रेटर इनकम। यानी कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होगा वो उनको जो चीज़ें पसंद आएंगी, वो जो चीज़ों को क्या कहते चाहते हैं, उनको क्या कर पाएंगे, आसानी से वो खरीद पाएंगे। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री, इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द पीपल। यानी कि हमें बताएगा कि कंट्री का क्या इनकम होता है। तो कंट्री का इनकम कहने का मतलब होता है कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं उन सभी को हम लोग इनकम को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो पूरा इनकम जो निकलता है, इनकम किसका निकलता है हमारा, तो वो इनकम एक कंट्री का निकलता है। हाउएवर फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। यानी कि इसमें ये बोला गया कि ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, कंट्री का पूरा क्या किया, हम लोगों ने इनकम को निकाल लिया, लेकिन अगर हम लोग कंपनी को कंट्री से जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग, तो उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि इन कंट्री के इनकम को कंपेयर करना, अलग अलग कंट्री से कंपेयर करने के लिए वो सही नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है, हर कंट्री का पॉपुलेशन क्या है अपना अलग अलग है। किसी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और किसी कंट्री का पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज पर्सन लाइकली टू अर्न आर पीपल वन कंट्री बेटर देन ऑफ। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पर पर्सन यानी कि हम लोग पर कैपिटा इनकम को क्या करते हैं, निकालते हैं। यानी कि एक कंट्री के अंदर एक आदमी कितना पैसा अर्न करता है, उस फेवर में हम लोग क्या करते हैं, टोटल इनकम कंट्री को क्या करते हैं, टोटल पीपल से डिवाइड करते हैं। तो उस कंट्री से हम लोग क्या करते थे, एक कंट्री के जितने क्या होते हैं इनकम होती है, उस पूरे कंट्री के इनकम को क्या करते हैं, उस कंट्री के पूरे पॉपुलेशन से क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड कर पाते हैं, जिससे हमें क्या पता चलता है, तो उस कंट्री के अंदर 1 पर्सन का कितना इनकम होगा ये हमें क्या होता है, पता चल पाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स, यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो कि किसके थ्रू आती है, हमारी वर्ल्ड बैंक, यानी कि वर्ल्ड बैंक जो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को ले आते हैं, दिस क्रिएशन इज यूज्ड इन क्लासिफाइंग कंट्रीज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ US डॉलर 49,300 per annum and above in 2019 are called high income or rich countries, and those with per capita income of US डॉलर 2,500 और less are called low income countries। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने क्या किया, अपने अपने डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये बताया कि कंट्री, कोई ऐसी कंट्री जिनका US डॉलर में इनकम क्या है 49,300 है पर कैपिटा इनकम किसी भी कंट्री का, वो कंट्री 2019 में, तो उस कंट्री को हम लोग क्या बताएंगे, तो उस कंट्री को हम लोग हाई इनकम और रिच कंट्री में क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। और वहीं अगर किसी कंट्री का इनकम बेसिकली क्या है US डॉलर में 2,500 या फिर उससे कम है, तो उस कंट्री को हम लोग क्या मानेंगे, तो लो इनकम कंट्रीज क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे। द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called developed countries। यानी कि हम यहाँ पे बताया जो रिच कंट्रीज होती हैं उसमें अगर हम लोग मिडिल ईस्ट कंट्री को बाहर करते हैं तो उस कंट्रीज में क्या होती हैं, ज़्यादातर कंट्रीज कैसी हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। तो पहला हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर कैपिटा इनकम, यानी कि हमें पर कैपिटा इनकम के क्या करने हैं, सिग्निफिकेंस को बताने हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, जो पर कैपिटा इनकम होता है उससे हमें क्या पता चलता है, तो दो हम लोग किसी भी कंट्री को कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम को हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करके क्या करना, कंट्रीज के बीच में क्या कर पाना, कंपेयर कर पाना बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या होता है, ईजी होता है। तो पर कैपिटा इनकम को निकाल के हम लोग क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री क्या है, कितनी ज़्यादा डेवलप है, कोई भी कंट्री कितनी ज़्यादा क्या है, डेवलप्ड है। एंड सेकेंडली पर कैपिटा इनकम से हमें क्या पता चल पाता है, तो उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, ये हमें क्या कर पाते हैं, तो ये हम उन चीज़ों के बारे में क्या कर पाते हैं, पता कर पाते हैं कि बेसिकली उस कंट्री का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम के बेस पे लिविंग स्टैंडर्ड का किस तरीके का, ये हम लोग क्या कर पाते हैं, पता कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, What are the classification of countries based on per capita income and which entity is responsible for determining these classification। तो जैसा हमने अपने पिछले सोर्सेस में हमने पढ़ा है, तो हमें सोर्सेस में क्या बताया गया है कि कोई भी कंट्री जिनका इनकम 49,300 है ना, तो हमें क्या बताया गया है कि कोई भी कंट्री जिनका इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम US डॉलर में 49,300 या फिर क्या है और एबव है या फिर इससे ज़्यादा है, तो उस कंट्री को हम लोग क्या मानते हैं, तो उस कंट्री को हम लोग रिच कंट्री मानते हैं। क्या मानते हैं, रिच कंट्री मानते हैं। और बेसिकली क्या है, जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम US डॉलर 2,500 या फिर क्या है उससे ज़्यादा कम है, तो उस कंट्री को हम लोग क्या मानते हैं, वीक कंट्री मानते हैं। क्या मानते हैं, तो उस कंट्री को हम लोग क्या मानते हैं, लो इनकम कंट्री मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग, उस कंट्री को लो इनकम कंट्री मानते हैं। क्या मानते हैं, लो इनकम कंट्री क्या करते हैं, मानते हैं। तो ये बेसिकली क्या है हमें, तो यही बेसिकली क्या करते हैं, पर कैपिटा इनकम पे क्लासिफिकेशन कंट्री को किया गया है कि कोई भी कंट्री का इनकम अगर क्या है US डॉलर के अंदर 49,300 या उससे ज़्यादा होगा, तो उस कंट्री को हम लोग रिच कंट्री कंसीडर करेंगे या फिर हाई इनकम कंट्री कंसीडर करेंगे। और वहीं अगर किसी कंट्री का इनकम 2,500 US में और या उससे कम होगा, तो उस कंट्री को हम लोग क्या मानते हैं, लो इनकम कंट्री क्या करते हैं, हम उसको मानते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, विच एंटाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग दिस क्लासिफिकेशन। तो जैसा हमने देखा कि बेसिकली इसके लिए कौन सी एंटाइटी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए जो एंटाइटी रिस्पॉन्सिबल है वो क्या करती है, कौन है, हमारी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक ही क्या करती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या करती है, लाती है, जिसके थ्रू हमें पता चल पाता है कि किसी भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम कितना है। वो कंट्री बेसिकली क्या करती है, रिच कंट्री या फिर लो इनकम कंट्री के अंदर क्या करती है, वो फॉलोअप करती है, वो क्या करती है, वो लो कंट्री इनकम के अंदर आती है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या देंगे, बेसिकली हमारे मैप क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या किया है,
Two places A and B have been marked on the given outline map of India. Identify them and write their correct names on the lines and draw near them. पहला क्वेश्चन हमें क्या बताया, तो पहला हमें क्वेश्चन बताया जा रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1920 में, तो एक क्वेश्चन में हमें क्या बताया, तो ए में हमें मार्क ये बताने हैं कि जो बेसिकली क्या हुआ था हमारा, जो कांग्रेस का 1920 के अंदर जो क्या हुआ था हमारा सेशन हुआ था, तो वो सेशन हमारा कहाँ पर हुआ था। यानी कि बेसिकली हमें इस पॉइंट पे क्या करने हैं, तो इस वाले को पोजीशन को हमें क्या करने हैं बताने थे। हमें पता है कि 1920 के अंदर जो कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता के अंदर हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ, यानी कि किस जगह पर महात्मा गांधी ने क्या किया, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था और वहाँ से उन्होंने क्या किया था, सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट की क्या की थी, स्टार्ट की। तो हमें पता है कि बेसिकली महात्मा गांधी ने दांडी में कहाँ पर, तो दांडी में महात्मा गांधी ने क्या किया था, सॉल्ट लॉ को महात्मा गांधी ने क्या किया था, दांडी के अंदर महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को क्या किया था, ब्रेक किया था। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन यानी कि हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा कलकत्ता हो जाएगा, कलकत्ता हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा दांडी हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, ये दांडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है, तो नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन हो गए कि नेक्स्ट हमें क्वेश्चन बता रहे हैं कि ऑन द सेम आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग विथ सुटेबल सिंबल्स, यानी कि पहला हमें बता रहा है कि कोल माइन तमिलनाडु में है। तो हमें अच्छे से पता है कि तमिलनाडु के अंदर जो क्या है हमारा, तो तमिलनाडु के अंदर जो क्या था हमारा कोल माइन था, वो कहाँ पर था, हम कौन सा था हमारा, तो तमिलनाडु के अंदर जो हमारा कोल माइन था वो हमारा कहाँ पर था, तो नेवैली में था। कहाँ पर था हमारा, नेवैली में था। सेकंड हमें क्या बोल रहा है, अ डैम बिल्ट ऑन रिवर चिनाब, यानी कि एक हमें डैम का नेम बताना जो कि कहाँ पर है, चिनाब नदी पे हमारा क्या है तो उसमें हमें अच्छे से पता है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इस दाई साइड में हमारे क्या हो जाएंगे, सलाल डैम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे हमारे, तो बेसिकली हमारे सलाल क्या हो जाएंगे, हमारे सलाल डैम हो जाएंगे हमारे, है ना, सलाल डैम हो जाएंगे, सलाल डैम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सीपोर्ट लोकेटेड ऑन द आंध्र प्रदेश, यानी कि हमें क्या करने हैं, आंध्र प्रदेश में क्या करने हैं, हमें बताने हैं कि आंध्र प्रदेश के अंदर एक सीपोर्ट का हमें क्या करने हैं, नेम बताने। तो आंध्र प्रदेश के हम लोग क्या देखते हैं, सीपोर्ट हम लोग देखते हैं कि कहाँ कौन सा है हमारा वो, तो आंध्र प्रदेश में सीपोर्ट हमारा है वो हमारा विशाखापट्टनम है, क्या है हमारा, विशाखापट्टनम। एंड लास्ट हमें क्या बोल रहा है, नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, यानी कि हमें क्या बताने हैं, नोएडा सॉफ्टवेयर हमें क्या बताने हैं, टेक्नोलॉजी पार्क बताने हैं। तो वो बेसिकली हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, तो नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हमारे इस साइड में हो जाएंगे, यानी कि इसका हमारा 4 का ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला हमारा क्या है, कोल माइन तमिलनाडु हमारा कौन सा है हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा नेवली में हो जाएगा हमारा। सेकंड हमारे हैं डैम बिल्ट ऑन चिनाब रिवर, हमारे कहाँ पर जाएंगे, हमारे सलाल डैम, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे होंगे। थर्ड हमारा है अ लार्जेस्ट नेचुरल मेजर सीपोर्ट लोकेटेड एट आंध्र प्रदेश, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे विशाखापट्टनम हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे हमारे विशाखापट्टनम हो जाएंगे, है ना। एंड नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो लास्ट हमारा इंडियन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये हमारे कहाँ पर हो जाएंगे, इस साइड में, कि बेसिकली हमारे ये तो दिल्ली और कहीं ना कहीं यूपी के बॉर्डर के आसपास क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे।